वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आज से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को नोटिस दे दें, हम लोग संजय पांडे क्लासेस में अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रेगुलर चलती लॉन्ग टर्म्स चलती हैं हम लोग की। अगर उसमें आप लोग को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे देना आप लोग को। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन वीडियो क्लासेस तो आप अपनी डिटेल्स में व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 9415614156। डिटेल्स क्या क्या रहेंगी, आपका नाम, क्लास, स्कूल एंड कौन कौन से आपको करने से हमारी कोचिंग है। ठीक, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर। हम लोग को स्टार्ट करना है आज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सेल डिवीजन। अब बिफोर वी बिगिन, कुछ बुक्स में आपके दोनों अलग अलग चैप्टर्स, कुछ में आपके एक ही चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में, देन वी मूव ऑन टू सेल डिवीजन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हम पहले पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमारे लास्ट वीडियो में जहाँ पे हमने सेल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा क्रोमोसोम क्या होता है। अगर हमने सेल नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको दिया हुआ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं क्रोमोसोम्स होते क्या हैं पहले। अच्छा, ये आया आपके पास एक सेल, ठीक है, उसके अंदर आया आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में फ्लूइड कौन सा होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म भरा रहता है। फिर हमने कहा था कि आपके न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इस तरीके से, जो कि फैले रहते हैं आपके पूरे न्यूक्लियर प्लाज्म में। पर एक प्रॉब्लम होती है कि जब नॉर्मली जब सेल पड़ा रहता है उसमें दिखाई नहीं पड़ती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब तो कैसे पता कि चीज़ें प्रेजेंट थी इसके अंदर, यहाँ पर आते हैं हमारे पास फ्लेमिंग। इनके पूरे में वॉल्टर फ्लेमिंग, बट अगर एग्जाम में नाम पूछता है आपसे साइंटिस्ट का तो आप अगर केवल सरनेम दे देंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे कि हमने करा था रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। अगर एग्जाम में आप केवल हुक भी लिख देंगे ना तो ये सही हो जाएगा, लेकिन आप केवल रॉबर्ट लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको या तो पूरा नाम याद करिए या तो केवल आप इसका सरनेम को याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे आए थे वॉल्टर फ्लेमिंग। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक सैलामांडर का लार्वा लिया था। अब ये क्या होता है, एक काइंड ऑफ एम्फीबियन छिपकली टाइप का होता है आपका जो होता है सैलामांडर, उसका लार्वा था, उसका बच्चा टाइप का लिया था। उन्होंने उसमें नोटिस करा था कि उसमें लगातार कुछ डिविजन्स हो रहे थे। अब क्योंकि उस टाइम पे इतना डेवलप तो था नहीं, आपको माइक्रोस्कोप होगा तो इतना प्रॉपर्ली उसको समझ नहीं पाए थे, बट उन्होंने कुछ डिविजन टाइप की चीजें आकर हो रही है उसमें। उसके बाद उन्होंने उस डिविजन को नाम दिया था माइटोसिस, जिसका हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद फिर करेंगे सेल डिविजन, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा, अब देखिए यहाँ पर हमने करा था आपकी सेल जब दो सेल में डिवाइड होती है तो पहले ये अपने आप का कंटेंट डबल करती है। क्यों डबल करती है, क्योंकि इसे दो में टूटना है अलग अलग। अब जब दो में टूटना है तो उसको ये ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों आपस में वीक ना निकल जाए। वीक ना हो तो पहले अपने आप को ये डबल करेगा, फिर दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अलग अलग सेल्स में। अब जब हमारा सेल डबल हो रहा है इसका मतलब कि साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा होगा, मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म का भी अमाउंट बढ़ रहा होगा। इसके अंदर जो आपके प्रेजेंट रेड स्ट्रक्चर्स का हमने नाम दिया था क्रोमैटिन नेटवर्क, also called chromatin fibers, ठीक है। तो आपको एक क्रोमैटिन नेटवर्क ड्यूरिंग सेल डिवीजन अपने आप को थिक करना, मतलब अपने आप को मोटा करना स्टार्ट करेगा। अब जब मोटा करना स्टार्ट कर रहा था तो आपका ये हर एक नेटवर्क जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर। इसी को आपने नाम दिया था क्रोमोसोम्स, ठीक है। हमने ये बेसिक क्रोमोसोम के बारे में इतना होता है। अब हमें पढ़ना है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रोमोसोम के बारे में, कैसे ये आपका काम करता है, आपको अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे डीएनए में ट्रांसफर सब पढ़ना है यहाँ पे हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका डायग्राम आया क्रोमोसोम का, ये सबसे बेसिक डायग्राम होता है क्रोमोसोम का। जब हम लोग अब पढ़ने स्टार्ट करना है, हम लोग इस क्रोमोसोम को इंस्टेड ऑफ दिस इस तरीके से बनाएंगे।
सोच रहे थे क्यों? इसका भी रीजन है। पहले ये बनता ऐसे है, फिर ये अपने आप को डबल करता है इस तरीके से। क्यों डबल कर रहा है? क्योंकि यहां से 2 में जाना है। अगर यहां पर इस तरीके का आपके पास मान लीजिए एक क्रोमैटिन नेटवर्क आया, हमने करा था जितने आपके पास ये थ्रेड्स आएंगे उतने ही क्रोमोसोम्स बनेंगे। ह्यूमन बीइंग्स में हमने करा था आपके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका मतलब है कि 46 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से 46 क्रोमैटिन फाइबर्स से आपके पास 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे। मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर आपके पास कोई ऐसा एक थ्रेड है, ठीक है। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन अपने आप को मोटा करेगा ये और एक क्रोमोसोम बना लेगा, ठीक है। बट जब सेल डिवीजन होना है तो ये एक कैसे 2 में जा पाएगा? इस वजह से ये अपने आप को भी डबल करेगा। अब जब डबल करा फिर टूटा तो एक यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया। तब बात समझ में आया? ठीक है। तो स्टार्टिंग में ड्यूरिंग सेल डिवीजन हर एक थ्रेड पहले एक बनेगा, फिर अपने आप को डबल करेगा, फिर टूटेगा, फिर अलग अलग सेल्स में जाएगा। इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अभी ये सेल्स तो नए नए डेवलप हुए हैं ना, मतलब इतने बड़े तो हुए नहीं कि दोबारा सेल डिवीजन स्टार्ट कर लें। तो अब क्या होगा? ये जो आपके पास क्रोमोसोम्स आया यहाँ पर, ये वापस टूट जाएंगे इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब ये वापस कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू क्रोमैटिन नेटवर्क। अब जब ये बड़े होंगे, अब सेल डिवीजन के लायक हो जाएंगे, तो फिर इनका ये ठीक होगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा, 2 में टूटेगा एंड प्रोसेस विल कंटिन्यू। सबको इतना क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो नंबर पे, नहीं तो हमको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हमने पढ़ा कि आपका एक क्रोमोसोम इस तरह का होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो चीज आ रही है ना, ये इसे बोलते हैं क्रोमैटिड। ये आपका आएगा क्रोमैटिड्स, ठीक है। क्वेश्चन अक्सर आता है, आप एग्जाम में पूछे, आपको डायग्राम दे देंगे इस तरीके का और पूछेंगे बताइए यहाँ पे कितने क्रोमैटिड्स हैं, आप गेस करिए आंसर। आप कहेंगे 4, बट नहीं, इसका आंसर है यहाँ पर 2 क्रोमैटिड्स हैं। कैसे? देखिए एक्चुअल में ये पूरा एक है और ये पूरा एक है। ये आते इस तरीके से है कि आपके पास इस तरीके से एक पूरा आया, इस तरीके से दूसरा पूरा आया, दोनों आपस में आके ऐसे जुड़ जाते हैं। ये सेंटर वाला पार्ट, यही ये चीज यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पूरा एक क्रोमैटिड है, ये पूरा एक क्रोमैटिड है, जहां पे दोनों क्रोमैटिड आके ऐसे ज्वाइन हुए हैं, मतलब ये सेंटर वाला पार्ट, इसी को आप बोलते हो सेंट्रोमियर। पार्ट क्लियर है? अब क्योंकि ये दोनों, अब देखिए स्टार्टिंग में तो ये ऐसे रहा होगा, केवल एक क्रोमैटिड रहा होगा ये पूरा, इसी में से एक क्योंकि नया क्रोमैटिड डेवलप हुआ है, इसीलिए इसको और इसको आपस में कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसका जेंडर्स का मतलब नहीं, सिंपली इसको कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। इतना बात सबको क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़े। अब देखिए आपके पास क्योंकि 46 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं हर एक सेल में, हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल में करी थी कि क्रोमोसोम्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। हमेशा आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इवन नंबर नहीं पाए जाएंगे। हमने कहा आपके पास ह्यूमन बीइंग 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर आपके पास अगर अनियन में जाएंगे आप प्याज में, उसमें आपके पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आप गार्डन मील में जाएं मटर में, उसमें 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमेशा इवन नंबर में ही एग्जिस्ट करेगा। इवन नंबर में क्यों? ताकि वो हमेशा
हमेशा पेयर में एग्जिस्ट कर पाए। इसको हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि आपके हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम का काम होता है कि वो कैरी करते हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर इस तरीके के सारे क्रोमोसोम्स हो जाएंगे तो डिफरेंस क्या रहेगा, काम क्या 46 क्रोमोसोम्स होने का। अगर 46 है मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे अलग अलग, अगर वो अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनको डिफरेंस भी प्रेजेंट होगा। डिफरेंस कैसा होता है, हर एक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो अलग अलग पोजीशन पे होता है। जो भी दो क्रोमोसोम्स एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं। जैसे कि ये आपका एक पेयर आया, दोनों का सेंट्रोमियर उनके सेंटर पे है। हम एक और बनाया था, हमने ये देखिए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर ये हमेशा एकदम सेम तरीके से रहेंगे। इसको उल्टा घुमा दीजिए तो ये उल्टा हो, इसका एक और स्ट्रक्चर आ गया इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग क्रोमोसोम जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं सबका सेंट्रोमियर अलग अलग पोजीशन पे लाई करता है, वही डिफरेंशिएट करता है बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हमने एक जनरल का पढ़ा। अच्छा, इस डायग्राम को ड्रॉ करके नोटबुक में मतलब लिखते चलिएगा। यहाँ पर आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये आपकी दो सिस्टर क्रोमैटिड्स आए, यहाँ पर दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं। जहां पर दो क्रोमैटिड्स आके ज्वाइन होते हैं, द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ टू क्रोमैटिड्स इज नोन एज सेंट्रोमियर। हर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर अलग अलग पोजीशन पे होता है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि क्रोमोसोम अराइज कहां से होगा, बना कहां से आपको, तो कहां से बना होगा वो, क्रोमैटिन नेटवर्क से बना होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज आपका क्रोमैटिन नेटवर्क में प्रेजेंट रही होंगी, जो जो सब्सटेंसेस क्रोमैटिन नेटवर्क में प्रेजेंट है वही सब्सटेंसेस आपके क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट हो जाएंगे। तो अब हमें यही चीज पढ़ना है। अब हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कैसे क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, हमको वैसा पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके क्रोमैटिन नेटवर्क। इसे क्रोमैटिन फाइबर भी बोलते हैं हम लोग। क्रोमैटिन नेटवर्क में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे पहला प्रेजेंट होता है वो होता है डीएनए, फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको लिखिएगा, फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकेंड आपके पास होता है हिस्टोन्स। आपको डीएनए पता है क्या होता है, डीएनए वो होता है जो कैरी करता है आपकी प्रॉपर्टीज। हिस्टोन क्या होता है, हिस्टोन काइंड ऑफ प्रोटीन होता है। ये सिंपली ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें काइंड ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आपके पास जो डीएनए आता है वो आता है 40% और जो आपका हिस्टोन आता है वो आता है 60%। तो इन शॉर्ट आपका डीएनए और हिस्टोन को मिला दें अगर तो बनता है क्रोमैटिन नेटवर्क। इतना बात ठीक है। तो देखिए, अगर आपका क्रोमैटिन नेटवर्क बना है डीएनए और हिस्टोन से, मतलब आपका क्रोमोसोम भी डीएनए और हिस्टोन से ही बना होगा। अब हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं डायग्राम की वजह से। देखिए, आपके बुक में यही डायग्राम दिया गया होगा, कंसाइज में डायग्राम दिया गया है। बाकी कुछ बुक्स में हल्का सा डिफरेंस होगा, पर काइंड डायग्राम को यही कहता है। हम लोग पढ़ते हैं कैसे बनना है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। देखिए, ये देखिए दिया गया है डीएनए, देखिए दिया गया है हिस्टोन।
कैसे हुआ देखिए, आपका डीएनए का शेप तो नॉर्मल इस तरीके का होता है, आपको पता ही है ये चीज, राइट। बट द थिंग इज कि डीएनए क्या है, उसको आप देख तो पाओगे नहीं नेकेड आई से। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सब कुछ पहले दिखाया है अलग अलग करके। कैसे देखिए, ये आपका डीएनए दिखाया है इन्होंने यहाँ पे बड़ा सा, देखिए डीएनए है। अब अगर डीएनए एक बहुत लंबी लेंथ में गया हुआ है तो डीएनए इस तरीके का आया है, फिर वो अपने आप जाके देखिए कॉइल करा हुआ है, जहां जहां उसका कॉइल है देखिए वहां वहां ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये कॉइल था, ऊपर क्या है ऐसा कॉइल का स्ट्रक्चर बनाया है, इसके हर एक कॉइल में आपके पास इस तरीके के 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं। मतलब ये आपका स्ट्रक्चर आता है डीएनए का, ये ऐसे जा रहा है और फिर कॉइल में प्रेजेंट रहेगा, जहां जहां कॉइल आ रहा है उस हर एक कॉइल में आपके पास, हर कॉइल में आपके पास 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 मॉलिक्यूल्स बंधे हुए हैं हर एक कॉइल में, ठीक है। ये आपका डीएनए गया, ये आपके मॉलिक्यूल्स आए हिस्टोन के, ये जो स्ट्रक्चर आया जहां पे डीएनए ने अपने अंदर लपेटा हुआ है 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को, उसी को आप बोलते हो न्यूक्लियोसोम्स। बात समझ में आया, जहां पर आपके डीएनए ने अपने कॉइल्स में लपेटा हुआ है 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स को, उसी को आप बोलते हो क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये आपको बहुत ही मैग्नीफाइड दिखाया गया है, अब इतना डिस्टेंस प्रेजेंट रहा नहीं होगा, ये एकदम चिपका होता है आपस में, इसको आप डिफरेंशिएट ही कर सकते हैं नेकेड आई से। तो अब अगर हम इसको ऊपर जाए यहाँ से, देखिए ये आपका न्यूक्लियोसोम गया था, ये न्यूक्लियोसोम आया, जब ऊपर जा रहे देखिए ये आपस में जोड़ते गए सारे न्यूक्लियोसोम्स को, जोड़ते जोड़ते देखिए हम दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर प्रेजेंट ये सारे न्यूक्लियोसोम्स जोड़ते गए, तो ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलकर बनाए हैं यहाँ पे देखिए क्रोमैटिन नेटवर्क, ये आपका आया क्रोमैटिन नेटवर्क। अब जब ये अपने आप को मोटा करना स्टार्ट करा तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क कन्वर्ट हो गया है इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम भी कैसे बना है, क्रोमैटिन नेटवर्क से। अब उसको एक बार उल्टा देखते हैं, देखिए क्रोमोसोम कहां से आया, क्रोमैटिन नेटवर्क से आया, क्रोमैटिन नेटवर्क कैसे बना, न्यूक्लियोसोम से बना, न्यूक्लियोसोम कैसे बना, जब डीएनए ने अपने अंदर 8 मॉलिक्यूल्स को लपेटा हुआ था हिस्टोन से, और यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर है डीएनए का। आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपका डीएनए, कैसे आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होगा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर तो वो दिया गया था पहले से, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके रेफरेंस में। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब हम लोग आते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे। फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब पूछा जा सकता है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से सेल में कहा गया था, किसने फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टडी करना स्टार्ट किया था आपके सेल को, एंडी लेवेंजुक ने करा था, बट एक्चुअली किसने डिस्कवर कर दिया था, आंसर था आपका रॉबर्ट कोच। सिमिलर तरीके से डीएनए को पढ़ना स्टार्ट करा था रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने, लेकिन उसको हम क्रेडिट देते हैं डिस्कवर करने का वॉटसन एंड क्रिक को। वॉटसन एंड क्रिक। अच्छा एक और चीज, जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखेंगे तो कभी भी एंड एस मत बनाइएगा, हमेशा फुल फॉर्म करिएगा। काउंसिल एक्सपेक्ट करता है कि आप फुल फॉर्म में काम करें, शॉर्टकट मत अपनाइएगा, ठीक है। अब इन सबको नोट्स में लिखते हुए चलिएगा। कैसे स्ट्रक्चर होता है आपके डीएनए का, स्ट्रक्चर से का होता है, ठीक है। इस शेप का नाम क्या है, क्वेश्चन आया कि किस शेप का होता है डीएनए, क्या लिखेंगे आप, देखिए ये जो शेप होता है इसे कहते हैं
हेलिक्स, ठीक है। अगर इस तरीके से आप दो हेलिक्स को ले आए और लाकर जोड़ दिया तो वो ये बन जाएगा, तो दो हेलिक्स मिलकर कहलाते हैं डबल हेलिक्स। सो डीएनए का शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है डबल हेलिक्स, ठीक है। अब देखिए आपका जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसको आप बोलते हो, आपका डीएनए का एक मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल कहलाता है। आपको पता है मॉलिक्यूल क्या होता है, हम पढ़ते हैं मैक्रो क्या होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल, जो वेरी स्मॉल आप माइक्रो बोल देते हैं, आप उसका उल्टा कर दो मैक्रो, जो लार्ज होगा उसको आप मैक्रो मॉलिक्यूल बोल सकते हो। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, आपका डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ये आपका एक ही लेंथ आया डीएनए के मॉलिक्यूल का, काफी लंबा हो जाता है, इसको आप बोलते हो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमने बेसिक पढ़ लिया कि डीएनए को स्टडी करा था रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने। फाइनल डिस्कवरी का क्रेडिट देते हैं हम यहाँ पर वाटसन एंड क्रिक को। इसका शेप क्या आया, डबल हेलिक्स आ गया। इसको आप क्या बोलते हो, कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल है, ये आपका होता है मैक्रोमोलिक्यूल। सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। जिस तरीके से आपकी बॉडी छोटे सेल से मिलकर बनती है, उसी तरीके से अगर डीएनए एक मॉलिक्यूल है तो वो कुछ चीजों से मिलकर ही बना होगा ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि किन चीजों से मिलकर ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल बना है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स आते हैं जिनको जोड़ते जाएगा आपका डीएनए बन जाता है, उन्हीं को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। हमें पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड क्या होती है। न्यूक्लियोटाइड्स, इनको जोड़ते जाए तो आपका डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इनको आप बोल सकते हो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डीएनए इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। क्या क्या किस किस चीज से कंसिस्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स, इसके लिए प्रेजेंट होता है। इसमें प्रेजेंट होता है सबसे पहले फॉस्फेट, सेकंड शुगर, इसी को आप पेंटोज भी बोलोगे, थर्ड नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स, आपका स्मॉल यूनिट आया डीएनए का, किन की चीज से बनता है न्यूक्लियोटाइड, ये बनता है फॉस्फेट से, शुगर से एंड नाइट्रोजनस बेस से। ये क्वेश्चन अक्सर आता है न्यूक्लियोटाइड्स पे, वो पूछते हैं कि क्या होता है, किन चीजों से कंसिस्ट करता है, और फिर वो डायग्राम भी पूछते हैं न्यूक्लियोटाइड का। डायग्राम कैसा होगा इसका देखिए, हम यहाँ से केवल बना रहे हैं एक डायग्राम एक न्यूक्लियोटाइड का। अच्छा यहाँ पे देखिए, पहले शुगर को देखिएगा, शुगर है, इनका पैकेट पेंटोज, पेंटोज में एक वर्ड आया पेंट, पेंट का मतलब क्या होता है, पाइप, आपने पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है। देखिए ये है पेंटाग्राम टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ बुक्स में ये ऐसे भी बना हुआ है, इस तरीके से करके, कोई डिफरेंस जैसे आप टाइप बनाए तो हम आपके 5 साइड्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये आपका शुगर है जिसको आप पेंटोज भी बोल सकते हो, ठीक है। आपके शुगर से ऐसे यहां पर ऊपर प्रेजेंट होता है आपका ये फॉस्फेट, और ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में अटैच रहता है। हर फॉस्फेट अपने शुगर से ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में अटैच रहेगा, और ठीक इसके सामने वाले लाइन पे आपके पास यहां प्रेजेंट होता है अपना ये नाइट्रोजनस बेस। तो इसको आप याद रखने के लिए इसी ऑर्डर में कर दीजिएगा, फॉस्फेट शुगर बेस, ठीक है। फॉस्फेट शुगर बेस, और बेस कैसा होता है, बेस आपका होता है नाइट्रोजनस बेस। ये आपका स्ट्रक्चर आया ऑफ, ये आपका स्ट्रक्चर है ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ये अक्सर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो
हमने सिंपली अपने सेंटर में हमने बनाया आपका पेंटोज दैट इज शुगर, उससे इनवर्ट में अटैच है फॉस्फेट और बगल में अटैच है आपका एक बेस। हमने जैसे मैंने अभी कहा था कि आपका ये आया सेल का एक स्ट्रक्चर, इसको जोड़ते जाइए जोड़ते आपका बन जाता है ऑर्गन, राइट। ये शॉर्ट आपकी पूरी बॉडी कैसे बनती है, सेल से बनती है। सिमिलर हम एक काम करते हैं, अगर हम इस तरीके का और लेते हैं न्यूक्लियोटाइड को अपन जोड़ते जाएंगे हम, तो आपका क्या होगा, आपका एक डीएनए बन जाएगा। अब हम बात करें कि कैसे जोड़ कर डीएनए बना लेते हैं। अब देखिए ये हमने एक करा, यहाँ पर हम एक और बनाते हैं, ये आपका आया एक और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कैसे इनको आपस में जोड़ा जाए। अब देखिए ये गया, बस इसी से जुड़ा चला जाएगा, इस तरीके से नीचे वाले से ऐसा आपस में जुड़ा चला जाएगा। यहाँ पे कितने प्रेजेंट है आपके पास मॉलिक्यूल्स साइड के, देखिए 1 2 3। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, फिर एक और बना देते हैं हम। अब देखिए ये आपके मर्जी का, आपका एग्जाम में टाइम प्रेजेंट रहे, चाहे 10 बनाइए चाहे जो मैं आपकी मर्जी पे रहती, बट मेरी हम लोग 3 बना के चलते हैं स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर नोटिस करिए, यहाँ पे आंसर करिए, क्वेश्चन आते हैं वो आपको एक डायग्राम बना के दे देंगे और पूछेंगे, पहला क्वेश्चन मुझे आ गया, बताइए यहाँ पे कितने प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोटाइड के। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। आपके यहाँ प्रेजेंट है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब नोटिस करिए ये एक अलग बैग है, वहां पर देखिए अलग कनेक्शन है, इन दोनों का आपस में फिलहाल तक कोई कनेक्शन नहीं है। अब इनका शेप ध्यान समझिए, अगर तो शेप ध्यान देखेंगे हम तो देखिए शेप ऐसे कर गया है, ये देखिए कौन शेप आया, हेलिक्स आया। सिमिलरली अगर हम यहां पर आए, इसका शेप देखिएगा, यहाँ पर कौन शेप आया, यहाँ पे शेप हेलिक्स आया। हमने क्या करा था अभी जब पढ़ रहे थे, हमने एक हेलिक्स लिया, हमने एक और हेलिक्स लिया, दोनों को ज्वाइन करा तो आपका डबल हेलिक्स आ गया था डीएनए, हमने किया था। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों जो आप प्रेजेंट है स्ट्रक्चर्स आपस में आके जुड़ जाए। ये जो पूरा आया यहां से लेकर ये वाला पार्ट, ये आपका वन स्ट्रैंड है। स्ट्रैंड क्या होता है, जैसे आपका बाल का एक स्ट्रैंड आ गया, हेयर का एक स्ट्रैंड, सिंपली ये आपका वन स्ट्रैंड है, ये आपका सेकंड स्ट्रैंड है। क्लियर, ठीक है। हमें ऐसा करना है कि दोनों स्ट्रैंड्स आपस में आकर जुड़ जाए इस तरीके से। इन्हें हम कहां से जोड़ते हैं, इन्हें हम जोड़ते हैं ये बीच वाले स्ट्रक्चर से, जहां पर आपका ये नाइट्रोजनस बेस आया है, इन्हीं के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी का हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पार्ट समझ में आया, इसको देखते हैं हम रिवाइज करने के लिए। ये आपका स्ट्रक्चर आया एक न्यूक्लियोटाइड का, सारे स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड आए न्यूक्लियोटाइड्स के, हमें दोनों को जोड़ना है कि 2 हेलिक्स मिलकर एक बना लें डबल हेलिक्स डीएनए का मॉलिक्यूल। हमने दोनों को साथ में जोड़ा है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्वेश्चन आए कि आपके 2 स्ट्रैंड्स को किसने जोड़ के रखा हुआ है, तो आपका आंसर आपका दोनों जोड़ के रखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, सबको इतना क्लियर है। आप देखिए एक क्वेश्चन आता है जिससे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, वो हमें पूछ लेंगे, क्वेश्चन आता है
हाउ मेनी strands are present in this diagram? ठीक है, इसका आंसर करिए। यहां पर गलती कर देते बच्चों से, बच्चे इसे काउंट कर लेते हैं। बच्चे बोलते हैं ये आपका एक स्ट्रैंड आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, आंसर 3 लिखकर आ जाते हैं। बट हमें क्या करा गया, स्ट्रैंड वो नहीं होता है, स्ट्रैंड ये होता है। तो यहां पर आपके पास 1 स्ट्रैंड है और ये आपका सेकंड स्ट्रैंड है। चाहे वो जितने इसमें से बना दे आपके स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियोटाइड के, आपके पास स्ट्रैंड हमेशा 2 ही रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आपके बच्चे से गलती कर देते हैं। इसका आंसर होगा 2। चाहे जितने प्रेजेंट हो, आपके हमेशा 2 ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। सबको इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग और डीप जाते हैं इसमें। सबसे पहले तो देखिए, आपके बुक में इसी का डायग्राम दे दिया गया है। क्या किया हमने, ये आपका एक आया मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड का, बेस स्ट्रक्चर का न्यूक्लियोटाइड आपका ये हो गया। यहाँ पे ये आपका शुगर प्रेजेंट है, ये आपका बेस है और ये आपका फॉस्फेट है। फॉस्फेट कैसे आपका अटैच है, ऐसे एक इनर लाइन से अटैच है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, आपका कितने प्रेजेंट है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, आपका यहाँ प्रेजेंट है 6 स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको उल्टा कर दिया, वो जो इसको उल्टा करा है आप इसको सीधा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये आपका आया यहाँ का बेस, ये इन्होंने बनाया इस वाले का बेस। सेंटर में देखिए आपका येलो कलर का जो है ये आपका बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर आपका आया बेस, ये आया इस वाले का बेस, बीच में अटैच है आपका नाइट्रोजन, सॉरी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, कितने स्ट्रैंड्स यहाँ पर है, ये आपका आया 1 स्ट्रैंड, ये आपका आया सेकंड स्ट्रैंड। उन्होंने पूछ लिया यहाँ पे कितने लैडर लाइक लैडर क्या होता है, लैडर सीढ़ी होती है, यहाँ पे कितने सीढ़ियाँ 1 2 3। तो आपको कुछ वर्ड में ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रैंड्स 2 लैडर्स यहाँ पे 3 है। एक और बना दीजिए तरीके से, हमने यहाँ पे इससे एक और बना दिया। अगर यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे अभी स्ट्रैंड्स 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सब ब्लैडर 4 है। यहाँ पे इतना फिर आगे बढ़ते हैं। हमने जो करा, आपका थर्ड पार्ट आया था आपका नाइट्रोजनस, जो यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस आया था, यही वो चीज होती है जो हमारे डीएनए को अलग करती है किसी दूसरे डीएनए से। कैसे करती है, ये नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप्स के होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थायामाइन। इनको आप रिप्रेजेंट करते हो आप उनके फर्स्ट लेटर से, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थायामाइन। जब नोट बनाइएगा तो इनका फुल फॉर्म लिखते हुए चलिए अपनी कॉपी में। अब देखिए 4 तरीके के बेस आपके पास प्रेजेंट है। ये बेस क्या होते हैं, ये बेस आपके होते हैं 4 तरीके के। जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया था डीएनए का, तो देखिए ये प्रेजेंट है बेस, जिसमें आपका प्रेजेंट है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड।
यहाँ पर कोई दो पेज आपस में ज्वाइन हो रहे होंगे, सही बात है, लेकिन जब ज्वाइन होता है तो ध्यान देना है कि हमेशा ये दोनों ज्वाइन होते हैं और ये दोनों ज्वाइन होते हैं। इसका मतलब है एडेनाइन और थायमाइन ज्वाइन होगा या फिर थायमाइन और एडेनाइन ज्वाइन होगा, ये दो पॉसिबिलिटीज आई। नेक्स्ट में या तो G और C जाएगा, दैट इज गोइंग टू साइटोसाइन, या फिर साइटोसाइन एंड गुआनिन आएगा। इन्हीं चारों के अलग अलग अरेंजमेंट करने से आपका डीएनए चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हो सकता है यहाँ पर A हो, यहाँ पर T हो, यहाँ पर C, यहाँ पे G। सिमिलर तरीके से हो सकता है यहाँ पे G हो, यहाँ पे C, T A A T C G। ये बहुत पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे होने की। यही रीजन होता है, इनको अगर आप चेंज करते जाओगे तो यही आपके डीएनए में चेंज आता जाएगा। इस वजह से आपका डीएनए वेरी करता है, लेकिन आपका डीएनए मैच करता है आपके पेरेंट्स से। क्यों? क्योंकि यही आपके पास ऑन होता है, इस वजह से आपका डीएनए मैच कर जाता है आपके पेरेंट्स से। डीएनए मैच करने का मतलब है ये जो स्ट्रक्चर्स के अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपके बेसिस के मैच कर जाते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, याद कर रखना है AT आपस में करेगा एंड CG आपस में करेगा, ये उल्टा हो सकता है। इसको नोट में लिख लीजिएगा। अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक करते हैं आज के लेक्चर का। आपका लास्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डीएनए। आपका डीएनए मल्टीप्लाई कैसे होता है? हमने आपको बताया सेल कैसे होता है, सेल ऐसे होता है, अपने आप को डबल करेगा, अमाउंट ज्यादा करेगा, 2 में टूट जाएगा। अब जब ये बड़े होंगे सेल्स तो ये 2 में टूट जाएंगे, प्रोसेस विल कंटिन्यू। सिमिलर तरीके से वो पूछ रहा है कि आपका डीएनए कैसे मल्टीप्लाई करता है, एक नया डीएनए फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर आया डीएनए का, क्या करता है डीएनए, ये ऊपर से खुलना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। जैसे ना आपके पास आता है, आप तो 2 तार ले लो, उसको रोल कर दो आपस में, फिर सबसे धीरे खुलना स्टार्ट कर दो। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे धीरे खुलना स्टार्ट होता है। जब खुलना स्टार्ट होगा यहाँ से ये, तो क्या होगा, ये तार वाला अलग हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा, राइट। अब जब ये खुलना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इसके अराउंड एक ऐसे नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जो खुलता जाता है दोनों के पास, ठीक है। जब इस तरीके से होते होते ये पूरा लेंथ तक खुल जाता है तो क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे देखिए, एक ये रहेगा, एक ये तो रहेगा पुराना वाला, और एक नया वाला रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब कि आपका जो नया बन रहा है यहाँ पे डीएनए का मॉलिक्यूल, उसमें जो इंपॉर्टेंट सबको याद रखनी है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ एन ओरिजिनल और ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ओल्ड स्ट्रैंड प्लस न्यू स्ट्रैंड, ये आपका पार्ट इंपॉर्टेंट है। इतना पार्ट समझ में आ रहा है? ऊपर से खुलना स्टार्ट हुआ, खुलेगा तो ये आपस में एक नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट, फाइनल से नीचे तक लेंथ तक आ जाएगा ये, तो आपको 2 डीएनए मिल जाएंगे और हर डीएनए में एक पुराना स्ट्रैंड होगा और एक नया स्ट्रैंड होगा। इसमें ज़्यादा नहीं आता, सिंपली लेकिन आपको डायग्राम उसको आप ड्रॉ करके उसका आपसे लर्न करके डायग्राम बनाना। इसमें क्या है, डायग्राम ही नहीं पूछता है एग्जाम में, ठीक है। फाइनल आपका आ गया जीन्स। क्या होते हैं जीन्स? वो है जो कैरी करते हैं कि आपके में क्या प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। जो यहाँ पर आपका ये अरेंजमेंट आएगा AT TA या फिर CGC, जो भी सब अरेंजमेंट आएगा आपके पास, इन्हीं के अलग अलग
अरेंजमेंट से आपके पास जीन्स बनते हैं। यही अलग अलग सीक्वेंसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बेसिस कहलाते हैं जीन्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को इतना ही करना है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में। हम लोग अगले वीडियो में करेंगे सेल डिवीजन, जहाँ आपको बताएगा माइटोसिस एंड मेयोसिस। कोई भी आपको डाउट होगा तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9515156 पे, और नहीं तो नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।